की जो वीडियो है आपको साफ साफ दिख रहा है, हम सिंथेसिस की बात करेंगे और उसके कुछ रूल्स के बारे में बात करेंगे और वो होता क्या है उसके बारे में थोड़ा डिटेल जानने की कोशिश करेंगे। ये वीडियो पूरा देखिए, आपको बहुत फ़ायदा करेगा एग्जाम पर्पज़ से, और फ्यूचर में अगर आप इंग्लिश में अच्छा कमांड बनाना चाहते हैं, अच्छा पकड़ बनाना चाहते हैं, तो ये वीडियो आपको बहुत हेल्प करेगा। पूरा वीडियो ज़रूर देखें और कोई दिक्कत हो ज़रूर क्वेश्चन पूछे कमेंट बॉक्स में। चलिए देखते हैं। लिखा है सिंथेसिस। सिंथेसिस मतलब क्या होता है? द मीनिंग ऑफ सिंथेसिस इज दैट टू और मोर देन टू सेंटेंसेस ज्वाइंस एज सिंपल और कंपाउंड और कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। मतलब कि दो या दो से ज़्यादा सेंटेंस जब जुड़ते हैं, मतलब जुड़कर एक सेंटेंस बनाते हैं, वो सिंपल भी हो सकता है, कंपाउंड भी हो सकता है, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस हो सकता है। तीन तरह के सेंटेंस बन सकते हैं जब हम दो सेंटेंस को जोड़ते हैं। ध्यान समझिएगा, दो अलग अलग सेंटेंस को जब जोड़ा जाता है और उसको एक सेंटेंस बनाया जाता है तो वो तीन तरीके से बन सकते हैं, सिंपल, कंपाउंड या कॉम्प्लेक्स। ठीक है ना? वो देयर आर थ्री टाइप्स बोल सकते हैं। ये थ्री टाइप्स वही हैं। सिंपल सेंटेंस किसे बोलते हैं? In these sentence there is at least one finite verb the fixed verb जो निश्चित होता है, ठीक है ना? उसके अलावा कुछ और नहीं हो सकता। अभी हम देखेंगे, समझेंगे अच्छे तरीके से। कंपाउंड सेंटेंस, इन दिस सेंटेंस देयर आर वन प्रिंसिपल क्लॉज एंड वन कोऑर्डिनेट। देखो, प्रिंसिपल क्लॉज मतलब होता है मेन क्लॉज। क्लॉज तो आपको पता ही होगा। क्लॉज मतलब क्या होता है? क्लॉज मतलब होता है विधेय, होता है ना, वो सब्जेक्ट और प्रेडिकेट होता है, तो विधेय बोल सकते हो आप, या बहुत सिंपल समझना है तो उपवाक्य। उपवाक्य मतलब कि आधा वाक्य, जो पूरा वाक्य ना हो, कुछ मतलब निकाले लेकिन पूरा मतलब ना निकाले। उदाहरण के लिए जैसे बोलते हैं ना, ही प्लेज क्रिकेट, तो ही प्लेज क्रिकेट नहीं बोलना, बस ही प्लेज बोलना हो, तो ये क्लॉज हो गया। ठीक है ना? मतलब कि पूरा वाक्य ना हो, अधूरा वाक्य हो, उसको उपवाक्य कहते हैं। इन दिस सेंटेंसेस नहीं होगा, सेंटेंस होगा। देयर आर वन प्रिंसिपल क्लॉज, यहाँ पे एक प्रिंसिपल क्लॉज होगा, और वन कोऑर्डिनेट क्लॉज। कोऑर्डिनेट मतलब जो दूसरे वाले को मदद करेगा। प्रिंसिपल मतलब होता है मेन क्लॉज, और दूसरा होता है कोऑर्डिनेट, मतलब कि जो दो सेंटेंस होंगे उसमें से जो पहला सेंटेंस होगा, जो भी सेंटेंस होगा उसमें से एक सेंटेंस या एक क्लॉज। देखिए, ध्यान समझिए क्या कहना चाह रहा हूँ। मैं कहना चाह रहा हूँ कि जब दो सेंटेंस जुड़ते हैं तो वो दो क्लॉज बन जाते हैं, मतलब उपवाक्य। आधे आधे वाक्य जो बनाकर एक बड़ा वाक्य बनाते हैं। उस बड़े वाक्य में जो जो दो दो क्लॉज बन रहे हैं, दो उपवाक्य बन रहे हैं। एक उपवाक्य मेन होगा, दूसरा उसकी सहायता कर रहा होगा। तो जो मेन होगा उसको हम प्रिंसिपल क्लॉज कहते हैं, और जो दूसरा वाला उसकी सहायता कर रहा होगा तो उसको कोऑर्डिनेट क्लॉज कहेंगे। कॉम्प्लेक्स सेंटेंस, इन these sentences there are one principal clause and one subordinate clause। इसका मतलब क्या होता है? लगभग सेम यही चीज़ है। अंतर क्या है कि जो हम अभी कंपाउंड वाले पढ़े हैं, कंपाउंड सेंटेंस में क्या होता है कि दोनों क्लॉज अपने में इंडिपेंडेंट होते हैं। अगर हम प्रिंसिपल क्लॉज को छोड़ दें तो कोऑर्डिनेट क्लॉज अपने में खुद की मीनिंग देता है, जबकि कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में ऐसा नहीं होता है। जैसे बहुत सिंपल उदाहरण है कि अगर आप बोलते हैं ना कि अगर ये करोगे तब ये होगा, तो कॉम्प्लेक्स सेंटेंस वैसे सेंटेंस होते हैं जिसमें जो दो उपवाक्य होते हैं, दो क्लॉज होते हैं, उसमें एक प्रिंसिपल क्लॉज होगा जो मेन होगा, और उसके बाद जो दूसरा क्लॉज होगा वो सब ऑर्डिनेट, मतलब उससे छोटा क्लॉज होगा। अर्थात कहने को तो छोटा कहने का मतलब ये है कि वो डिपेंड होगा प्रिंसिपल क्लॉज पे पूरी तरीके से। यानी कि अगर प्रिंसिपल क्लॉज गायब हो जाएगा सेंटेंस से तो उस सब ऑर्डिनेट क्लॉज की कोई मीनिंग नहीं रहेगी। एग्जाम्पल के लिए जैसे मैं बोल रहा हूँ, ही गो टू स्कूल बिकॉज हिज मदर बीट हिम। ठीक है ना? तो वो स्कूल जाता है क्योंकि उसकी मम्मी उसे मारती हैं। ये कौन सेंटेंस है? कंपाउंड सेंटेंस है कि कॉम्प्लेक्स सेंटेंस है? मुझे कमेंट बॉक्स में मुझे जरूर बताइए कि ये कंपाउंड सेंटेंस का उदाहरण है, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस का। जरूर मुझे फटाफट कमेंट बॉक्स में बताइए जो मैंने पूछा है। आप जरूर मिनट का मेंशन कर दीजिएगा, जितने मिनट हुए हैं अभी उस मिनट के मेंशन करने के बाद लिख दीजिएगा आंसर। ठीक है ना? कंपाउंड सेंटेंस या कॉम्प्लेक्स सेंटेंस, क्योंकि मैं कुछ आगे और क्वेश्चन पूछूंगा, तो मिनट का मेंशन जरूर कर दीजिएगा कि इस मिनट के बारे में आप बात कर रहे हो। ये हो गया सिंथेसिस का डेफिनेशंस और टाइप्स। अब चलते हैं आगे। आगे क्या है? सिंपल सेंटेंस। जो सेंटेंस आपने पढ़े हैं, अभी देखा है आपने, उसको थोड़ा डिटेल में समझते हैं। यही बस सिंथेसिस इतना ही मेन है। सिंपल सेंटेंस क्या होते हैं? सिंपल सेंटेंस आपको सिंपल पता है, वो दो सेंटेंस को जोड़ेगा तो, लेकिन बहुत साधारण तरीके से।
तो इसमें जो आते हैं सिंपल सेंटेंस जोड़ने में, उसमें अलग अलग तरीके से हम जोड़ सकते हैं। पहला तरीका है पार्टिसिपल का यूज़ करके, मतलब जो हम दो अलग अलग सेंटेंस को जोड़ रहे हैं उसको हम अलग अलग तरीके से जोड़ेंगे, तो उसमें अलग अलग टाइप भी आते हैं। किस तरह जोड़ोगे, तो पहला होता है पार्टिसिपल। पार्टिसिपल में भी तीन तरीके के पार्टिसिपल होते हैं, प्रेजेंट पार्टिसिपल, पास्ट पार्टिसिपल, परफेक्ट पार्टिसिपल। कृपया अगर आपके पास बुक है ग्रामर की, जरूर खोल के देखें ताकि आपको एकदम क्लियर, डाउट एकदम क्लियर हो जाए। ये जो प्रेजेंट पार्टिसिपल होता है, ये वर्ब फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी का यूज होता है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात मैं आपको ये बता दूं कि ये एडजेक्टिव की तरफ बिहेव करता है। इसमें एक मेन क्रिया होगा, मेन वर्ब होगा, पर ये एडजेक्टिव की तरफ बिहेव करेगा। स्ट्रक्चर आपको दिख रहा है, इसी को सिंटेक्स भी कह सकते हैं। स्ट्रक्चर आपको दिख रहा है, वर्ब फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, ऑब्जेक्ट, फिर कॉमा लगाते हैं, फिर सब्जेक्ट आता है, फिर वर्ब सेकेंड फॉर्म आता है। सेकेंड फॉर्म मतलब देखिए, जो सेकेंड फॉर्म आप देख रहे हो, सब्जेक्ट के बाद का जो हिस्सा देख रहे हो ना, जो आप वर्ब फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट, ये जो हिस्सा है, ये हिस्सा है प्रेजेंट पार्टिसिपल का हिस्सा है। फिर कॉमा लगा है, कॉमा के बाद का जो बाकी हिस्सा है, सब्जेक्ट, वर्ब सेकेंड फॉर्म, ऑब्जेक्ट और अदर वर्ड। अदर वर्ड मतलब होता है कॉम्प्लीमेंट। ये कोई भी जितना आप टेंस पढ़े हो, प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, जितना आपने टेंस पढ़ा है वो हम अप्लाई कर सकते हो। यानी कि आप सब्जेक्ट से लेकर अदर वर्ड के बीच में कोई भी टेंस का सेंटेंस अप्लाई कर सकते हो। बस आगे के जो तीन जो मैंने बताया है, वर्ब फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट, ये चेंज नहीं होगा, ये वैसा ही चलता रहेगा। एग्जाम्पल देखिए, लिखा है सीइंग द लॉयन, लॉयन को देखते हुए, आई क्लिम्ड अप टू अप द ट्री। इसको सिंपल सेंटेंस में चेंज करना है। सिंपल चीज में ये चेंज हो गया है, ठीक है ना। जो ऊपर वाला है वो जो पहला वाला एग्जांपल आप देख रहे हो वो चेंज हो गया है। वो जो पहले क्या था, वो सेंटेंस लिखा था आई सॉ द लॉयन आई क्लिम्ड अप द ट्री। गलती से मैंने जो इनटू लिखा ना, इनटू सिंपल सेंटेंस, एग्जाम में आपको ऐसे ही क्वेश्चन आता है, ब्रैकेट में पूछ देगा कि इसको सिंपल सेंटेंस में बदलिए। तो मुझसे ये गलती हो गई है कि मैंने गलती कर दिया है, जो सेकेंड लाइन में होना चाहिए था मैंने वो फर्स्ट लाइन में लिख दिया है इनटू सिंपल सेंटेंस। वो ब्रैकेट वाला हिस्सा वो सेकेंड लाइन में रहेगा। एग्जाम्पल वाला बता रहा हूँ मैं, फिर समझा रहा हूँ। जो इसका नॉर्मल ये है कि आई सॉ द लॉयन, एग्जाम में ऐसे आएगा, आई सॉ द लॉयन आई क्लिम्ड अप द ट्री। इसके ब्रैकेट में लिखा होगा चेंज इनटू सिंपल सेंटेंस, इसको सिंपल सेंटेंस में बदलिए। तो सिंपल सेंटेंस बनाने का तरीका क्या है, आप कैसे लिखोगे, इसका हिंदी क्या है, मैंने शेर को देखा, मैं पेड़ पर चढ़ गया। तो बोल सकते हैं ना, शेर को देखकर मैं पेड़ पर चढ़ गया। सीइंग द लॉयन आई क्लिम्ड अप द ट्री, है ना, मतलब कि शेर को देखकर। तो यहाँ जो देखो, देखने का काम क्या है, देखने का काम क्या है, सेकेंडरी काम कौन सा है, मेन काम तो चढ़ना है ना, कि देखना कौन मेन काम है, चढ़ना मेन काम है, देखना सेकेंडरी काम है, दूसरा काम है। तो जो सेकेंडरी काम है वो एडजेक्टिव की तरफ बिहेव करने लगता है, और जो मेन काम होता है वो मेन वर्ब की तरफ काम करता है। फिर समझा रहे हैं आपको, एकदम बढ़िया समझिएगा कि जो दो सेंटेंस आपको दिखे हैं, दूसरी लाइन में जो लिखा हुआ है आई सॉ द लॉयन आई क्लिम्ड अप द ट्री, ठीक है ना, इसमें मेन वर्ब क्या है, सॉ है कि क्लिम्ड है। तो आप अपने डिसाइड कर लीजिए। नॉर्मली मुझे लग रहा है कि वो क्लिम्ड होगा, क्लिम्ड मेन वर्ब है। अगर क्लिम्ड मेन वर्ब है तो हमें सॉ को किस तरह बनाना पड़ेगा, प्रेजेंट पार्टिसिपल का यूज करना पड़ेगा सिंपल सेंटेंस बनाने के लिए। तो जब हम प्रेजेंट पार्टिसिपल का यूज करेंगे तब इसको अच्छे तरीके से हम सॉल्व कर सकते हैं। तो हमने पढ़ा है वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आईएनजी लगाते हैं। तो वर्ब का फर्स्ट फॉर्म क्या है, सीइंग है, सी सॉ वर्ब का सेकंड फॉर्म है, वो सी हो जाएगा, सी में आईएनजी जोड़ देंगे, सीइंग। ऑब्जेक्ट क्या है, लॉयन, द लॉयन, तो सीइंग द लॉयन, फिर कॉमा लगेगा, फिर देख लीजिएगा सब्जेक्ट क्या है, आई है, तो आई सब्जेक्ट लिखा जाएगा। दो बार आई आया है, उसको हम एक बार मान लेंगे आई, फिर पूरा क्लिम्ड अप द ट्री, ये सेम वैसा लिख देंगे जैसा लिखा हुआ है। दूसरा एग्जांपल देख लीजिए, आई वॉच द टेलीविजन, एंड लगेगा टेलीविजन में, आई वॉच द टेलीविजन, आई एट फूड, मैंने टेलीविजन मतलब मैं टेलीविजन देखा, मैंने खाना खाया। इसको सिंपल सेंटेंस से बदलना है तो बोल सकते हो कि मैं टेलीविजन देखते हुए खाना खाया। वॉचिंग द टेलीविजन आई एट फूड, मतलब मैं टेलीविजन देखकर खाना खाया, है ना, यही मतलब हुआ ना। नेक्स्ट चलते हैं, पास्ट पार्टिसिपल। पास्ट पार्टिसिपल किसमें होता है, थर्ड फॉर्म होता है। देखिए वर्ब का थर्ड फॉर्म, अभी मैंने पढ़ा वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आईएनजी, इसमें दो काम लगातार हो रहे होते हैं। वो
खाना खा रहा होता है और टीवी देख रहा होता है। लेकिन इसमें पास्ट पार्टिसिपल में क्या होता है, एक काम खत्म हो चुका होता है और दूसरा काम स्टार्ट होता है। इसमें ध्यान दीजिएगा, जो काम खत्म हो चुका है पहले, वो एडजेक्टिव की तरह बिहेव करेगा, वो पार्टिसिपल की तरह बिहेव करेगा, और जो दूसरा है वो मेन रहेगा। इसका स्ट्रक्चर क्या बन सकता है, इसका स्ट्रक्चर इस तरीके से बन सकता है, सब्जेक्ट प्लस एच वी मतलब होता है हेल्पिंग वर्ब, सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस मेन वर्ब प्लस पार्टिसिपल प्लस ऑब्जेक्ट। एग्जाम्पल देख सकते हैं आप, आई हैव फाउंड द बुक, मैंने किताब पाई, इट वॉज स्टोलन, वह क्या था, चुराया गया था। तो पहले बता, पहले काम कौन सा हुआ, पाने वाला काम हुआ कि स्टोलन वाला, पहला स्टोलन वाला हुआ, तो स्टोलन एडजेक्टिव हो गया और फाउंड मेन वर्ब हो गया। इसको सिंपल सेंटेंस में बनना है, तो इसको बनाने का तरीका क्या है, आई हैव लिखेंगे, फाउंड का फाउंड रहेगा, फिर द स्टोलन बुक, आई हैव फाउंड द स्टोलन बुक। अब स्टोलन क्या बन गया, स्टोलन एडजेक्टिव बन गया जो बुक की क्वालिटी बता रहा है। बुक की क्वालिटी क्या है, बुक की क्वालिटी है कि वो चोरी हो गई है। वैसे तो ये वर्ब है, पर ये एडजेक्टिव की तरह बर्ताव कर रहा है, जैसा मैंने अभी बताया था, है ना। तो पार्टिसिपल वर्ब होता है देखा जाए तो, लेकिन वो बर्ताव कैसे करता है, एडजेक्टिव की तरह। क्यों, क्योंकि उसमें एक पहले से मेन वर्ब होता है, तो जो दूसरा वाला वर्ब है वो एडजेक्टिव की तरह बिहेव करेगा। दूसरा एग्जांपल लिखा है, माय ग्रैंडफादर हैज चूजन द टेबल, इट वाज ब्रोकन। मेरे दादाजी ने या दादा ने चूज किया, पसंद किया जो भी टेबल को, इट वाज ब्रोकन, वो टूटा हुआ था। तो इसको इस तरीके से बोल सकते हैं ना, मेरे दादा ने टूटा हुआ टेबल चूज किया, ऐसे बोल सकते हैं ना। तो वही लिखा है, माय ग्रैंडफादर हैज चूजन द ब्रोकन टेबल। वैसे ब्रोकन तो आप बोलोगे ब्रोकन तो वर्ब है, लेकिन यहाँ ब्रोकन क्या कर रहा है, जब उसको हम बदल दे रहे हैं तो वो एडजेक्टिव के रूप में आ जा रहा है। तो पार्टिसिपल अच्छे तरीके से समझिए, इसके एक्सरसाइज करिए, इसको और अच्छे तरीके से समझिए। सिर्फ 2 एग्जाम्पल से नहीं समझ में आएगा, मैं फिर से समझा रहा हूँ, आप अपने से प्रैक्टिस करिए। बुक में आपके ढेर सारे एग्जाम्पल्स होंगे, नहीं होंगे तो आप मुझसे एग्जाम्पल पूछ सकते हैं। बस मिनट का मेंशन कर दीजिएगा, किस मिनट में आप कौन सा क्वेश्चन पूछ रहे हो। जितना मिनट अभी हो रहा है तुरंत उसको पॉज करिए वीडियो को, कमेंट बॉक्स में जाइए, उस मिनट का मेंशन करिए कि इतने मिनट पे आपने ये क्वेश्चन मुझसे पूछा है, तो मैं उस हिसाब से बता पाऊंगा, है ना। क्योंकि लंबी वीडियो होती है तो पता नहीं होता है किस समय कौन से क्वेश्चन आप पूछ रहे हो, किस समय का, है ना। तो प्लीज़ जरूर उसका मेंशन करके, टाइम का मेंशन जरूर करिएगा वीडियो के। अब चलते हैं नेक्स्ट जो पॉइंट है, वो है परफेक्ट पार्टिसिपल। इसमें क्या होता है, हैविंग के साथ वर्ब थर्ड फॉर्म लगाते हैं। मतलब इसमें देखिए, इसमें एक काम पूरा खत्म करके फिर दूसरा काम स्टार्ट होता है, ध्यान दीजिएगा। जबकि जो हमने जो पहला पढ़ा प्रेजेंट पार्टिसिपल, उसमें क्या हो रहा है, दोनों काम लगभग साथ में चल रहे हैं, देख रहा है, खाना खा रहा है। दूसरा हमने पढ़ा कि कोई चीज़ का मतलब कि पास्ट इंडेफिनिट में टूट चुकी है, मतलब अभी अभी टूटी हुई है, और उसके बाद कोई दूसरा एक्शन किया जा रहा है। लेकिन यहाँ पर क्या है, एक काम पूरी तरीके से खत्म हो चुका है, एकदम पूरी तरीके से खत्म हो चुका है, ठीक है ना। अब देखो, अगर हम यहाँ लिखेंगे हैविंग ब्रोकन चेयर, हैविंग ब्रोकन चेयर मतलब पूरी तरीके से तोड़ देना, ठीक है। जबकि जो हमने अभी पास्ट पार्टिसिपल पढ़ा उसमें मतलब है हल्का सा टूटा होगा, अभी अभी तुरंत टूटा है, वो बात है। मतलब जो हमने पास्ट पार्टिसिपल पढ़ा है उसमें क्या होता है कि हम ये मानते हैं कि जो अभी काम हुआ है वो जस्ट खत्म हुआ है, पास्ट इंडेफिनिट में वो काम खत्म हुआ है और वो नेक्स्ट क्रिया करने जा रहा है। जबकि इसमें हमें ये मानना पड़ता है, इसकी सेंस ये आती है कि ये काम पहले हो चुका है, फिर दूसरा काम स्टार्ट हो रहा है। एग्जाम्पल देख सकते हो, स्ट्रक्चर आपने नोट कर ही लिया होगा। देखिए एग्जाम्पल है, हैविंग फिनिश्ड वर्क शी वेंट टू स्लीप। 2 एग्जाम्पल मैंने लिखा है। पहला लिखा है अपना काम करके, मतलब या सिंपल काम करके, शी वेंट टू स्लीप, वो सोने गई। तो पहले उसने क्या किया, पहले उसने अपना काम किया, पूरा अपना काम कर लिया, फिर वो गई सोने। तो इसमें आप देख रहे हो हैविंग फिनिश्ड लगाते हैं या बीइंग फिनिश्ड लगाते हैं, नॉर्मली हैविंग मान लो, हैविंग लगाते हैं। तो हैविंग अगर आपको मिल गया तो आप समझ जाइए कि ये परफेक्ट पार्टिसिपल का उदाहरण है। फिर दूसरा एग्जाम्पल लिखा है हैविंग डन हिज वर्क, अपना काम करके, वहाँ हर होगा, हिज नहीं होगा, ठीक है ना, वहाँ क्या होगा, हर, HER। कभी कभी क्या होता है, टाइप करते समय आपका ध्यान नहीं होता है, तो ऐसे गड़बड़ी छोटी मोटी हो जाती है, आगे से ध्यान दिया जाएगा कि ऐसी गलती दोबारा ना हो। हैविंग डन हर वर्क, हर होगा, HER, हर वर्क। शी वेंट टू स्कूल, वो अपने घर, अपने स्कूल गई। कहाँ गई, स्कूल। तो पहले अपना काम किया उसने, फिर वो कहाँ गई, स्कूल गई, ठीक है ना। तो ये सिंपल आपके प्रेजेंट पास्ट परफेक्ट पार्टिसिपल थे, जो सिंपल सेंटेंस बनाने के लिए बहुत मदद करते हैं। इस सिंपल सेंटेंस को और तरीके से बनाया जा सकता है, वो है
इन्फिनिट या इन्फिनाइट यूज करके, या बहुत लोग इसको इन्फिनेटिव बोलते हैं। इन्फिनेटिव का यूज करेंगे तो इसमें हम बस टू का यूज करते हैं, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। ध्यान दीजिएगा, इसको लिखने का तरीका कुछ ऐसा होता है, सब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब, जो वी लिखा है उसका मतलब होता है मेन वर्ब, फिर जो ब्रैकेट में लिखा है वो है आपका इन्फिनेटिव जिसमें टू आता है, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आता है, फिर ऑब्जेक्ट और जो आगे जो भी आपको ऐड करना है वो। उदाहरण देखिए, लिखा है शी गेव मी अ लेटर, उसने मुझे लेटर दिया। शी वॉन्टेड टू कन्वे अ मैसेज, वो चाहती थी कि इस मैसेज कन्वे हो, इस मैसेज आगे बढ़े या मैसेज आगे की बात पहुंचाई जाए। शी गेव मी अ लेटर टू कन्वे अ मैसेज, ठीक है, अपनी बात मैसेज बताने के लिए उसने मुझे लेटर दिया। तो ये सिंपल आपने भी पढ़ा था अभी, पास्ट पार्टिसिपल, ठीक वैसा ही है, बस इसमें टू का यूज करेंगे हम। और देख सकते हो आप, सब्जेक्ट की जगह शी है, हेल्पिंग वर्ब में कुछ है नहीं इसलिए हेल्पिंग वर्ब नहीं लिखेंगे। यहाँ वर्ब है मेन वर्ब गेव, ये पास्ट पार्टिसिपल का पार्ट इंडेफिनिट का उदाहरण है, शी गेव। और इसमें ऑब्जेक्ट आप लगा सकते हो मी अ लेटर, उसने मुझे लेटर दिया। टू कन्वे, वर्ब आप देख रहे हो टू कन्वे अ मैसेज। आप चाहो तो मेन वर्ब के बाद भी टू ऑब्जेक्ट लगा सकते हो, चाहे आखिरी में। नॉर्मली मेन वर्ब के बाद भी लगाओ तो कोई दिक्कत नहीं होगा, ठीक है ना, क्योंकि जो मैंने स्ट्रक्चर में जो ऑब्जेक्ट लिखा है वो ऑब्जेक्ट है इन्फिनेटिव का ऑब्जेक्ट, और जो मेन वर्ब का ऑब्जेक्ट होता है वो दो, मतलब कि इसमें दो ऑब्जेक्ट हो सकते हैं एक वाक्य में, ठीक। तो अब देख सकते हो इसमें दो वाक्य था, शी गिव मी लेटर, उसने मुझे लेटर दिया। शी वांटेड टू कन्वे अ मैसेज, वो मैसेज कन्वे या मैसेज आगे बढ़ाना चाहती थी, कहना चाहती थी, तो वही लिखा है शी गिव मी अ लेटर टू कन्वे अ मैसेज, अपना मैसेज बताने के लिए, अपना संदेश बताने के लिए उसने मुझे लेटर दिया, ठीक है ना। फिर लिखा है कॉम्प्लेक्स सेंटेंस, ये सिंपल सेंटेंस हो गए। सिंपल सेंटेंस इसी तरीके से बनते हैं, या तो इन्फिनेटिव तरीके से या तो पार्टिसिपल तरीके से। अब चलते हैं कॉम्प्लेक्स सेंटेंस, ये कैसे बन सकता है, इसके अलग अलग रूल्स हैं वो देखते हैं। बाय यूजिंग नाउन क्लॉज, नाउन आपने पढ़ा होगा, क्लॉज मैंने बताया उपवाक्य मतलब अधूरे वाक्य, यानी कि इसमें नाउन मेन होगा। जो अधूरा वाक्य होगा इसमें कौन मेन होगा, नाउन, इसीलिए इसको नाउन क्लॉज कहते हैं। इसमें नॉर्मली जो पॉइंट है वो क्या है, सेंटेंसेस ऑफ फ्रेज एज नाउन, इसमें सेंटेंस या फ्रेज नाउन की तरह यूज होते हैं, मतलब पूरा क्लॉज है वो नाउन की तरह बर्ताव करेगा। जैसे देखिए इसका स्ट्रक्चर क्या बनता है, फर्स्ट स्टेटमेंट दैट लगाते हैं और सेकंड स्टेटमेंट। उदाहरण देखिए, ही इज वीक आई एम श्योर, वो कमजोर है मैं पक्का हूँ, इसको इस तरीके से कर सकते हो, आई एम श्योर दैट ही इज वीक, मैं कंफर्म हूँ कि वो क्या है, वीक है। दैट का यूज करते हैं जब भी हम इस तरीके का सेंटेंस आता है। तो इसमें जब ध्यान दीजिएगा, इसमें आप जरूर ध्यान दीजिएगा दैट का जो सेंस है वो आना चाहिए, और क्वेश्चन में लिखा हो चेंज इनटू कॉम्प्लेक्स सेंटेंस, तभी इसको ऐसे बदलेंगे, ठीक है ना। ही मे बी इल, वो बीमार होगा, आई कैन सी इट, मैं देख सकता हूँ, तो इसको इस तरीके से बना सकते हैं, आई कैन से इट दैट ही इज इल, ठीक है ना। तो मे हट जाएगा, बी हट जाएगा, वहाँ इज आ जाएगा, ठीक। कंपाउंड सेंटेंस बनाने के एक और तरीके होते हैं वो देखते हैं। बाय यूजिंग एडजेक्टिव क्लॉज, एडजेक्टिव क्लॉज जोड़कर, देखिए ज्वाइन टू क्लॉज, दो क्लॉज को जोड़ते हैं एडजेक्टिव क्लॉज के साथ, मतलब कि इसमें एक एडजेक्टिव वर्ड या एडजेक्टिव सेंटेंस जरूर होगा, अधूरा या पूरा भी हो सकता है। इसका स्ट्रक्चर होगा, फर्स्ट सेंटेंस दैट तो लगना ही लगना है, सेकेंड सेंटेंस, दो सेंटेंस से बनता है इसलिए इसको दोनों सेंटेंस को लिख दिया गया है। फिर लिखा एग्जाम्पल, मॉम गिव मी 2 रुपीज, मॉम ने मुझे 2 रुपये दिया, आई हैव लॉस्ट इट, मैंने उसे खो दिया या खोआ दिया। इसका बना आई हैव लॉस्ट 2 रुपीज, मैंने 2 रुपये खोआ दिया। दैट मॉम गिव मी, जो मॉम ने दिया था, ठीक है। यहाँ जो एडजेक्टिव दैट है वो किसके लिए आ रहा है, वो आ रहा है रुपीज के लिए। तो सिंपल है, ये क्या बता रहा है, ये विशेषता बता रहा है रुपीज की या के बारे में कुछ बता रहा है। लिखा शी वर्क हार्ड, शी मस्ट स्टैंड फर्स्ट, वो बहुत कठिन परिश्रम करती है, वो पहले खड़ी वो। तो शी हु वर्क्स हार्ड, आपने पढ़ा होगा रिलेटिव एडजेक्टिव पढ़ा है ना, तो रिलेटिव जहाँ पे हु क्या है वो शी की क्वालिटी बता रहा है, शी के बारे में बता रहा है, इसलिए इसको हम एडजेक्टिव क्लॉज का पार्ट मान सकते हैं, ठीक। ये तो समझ में आ गया होगा, नहीं आया जरूर कमेंट बॉक्स में पूछें और किताब से भी अपने पॉइंट को क्लियर करें। नेक्स्ट है एडवर्ब क्लॉज, ये अभी आपने पढ़ा एडजेक्टिव, उससे पहले पढ़ा था नाउन, अब एडवर्ब क्लॉज। इट क्वालिफाइज द फाइनाइट वर्ब विच कम्स बिफोर प्रिंसिपल क्लॉज। ध्यान दीजिएगा, इसमें जो कॉम्प्लेक्स सेंटेंस होता है इसमें जो नॉर्मली नियम होते हैं वो ये होते हैं कि एक दूसरे पे डिपेंड होना। यहाँ पे एक क्या होता है, एक दूसरे पे डिपेंड होता है, लिखा है ना, फाइनाइट वर्ब प्लस एडवर्ब प्लस प्रिंसिपल क्लॉज,
इसमें प्रिंसिपल क्लॉज आखिरी में नॉर्मली आता है, फिर फाइनाइट वर्ब पहले आता है जो निश्चित होता है, फिर एडवर्ब को जोड़ते हैं। एडवर्ब में आपका बिकॉज आ गया या एज आ गया, ये सब, एज सुन एज स्ट्रांग एज, ऐसे। आई वॉज इल, आई डू नॉट गो टू स्कूल, मैं बीमार था, मैं स्कूल नहीं गया। इसका क्या कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनेगा, तो आई डिड नॉट गो टू स्कूल बिकॉज आई वॉज इल। तो बिकॉज, देखिए बिकॉज के बाद जो लिखा है आई वॉज इल, तो जो फाइनाइट वर्ब जो निश्चित है, जो फिक्स है, जो प्रिंसिपल क्लॉज पे एक तरीके से थोड़ा सा डिपेंड है, लेकिन आई डू नॉट गो टू स्कूल, मैं स्कूल नहीं गया, प्रिंसिपल क्लॉज पे डिपेंड है, मतलब आई डू नॉट गो टू स्कूल, मैं स्कूल नहीं गया बिकॉज आई वॉज इल, क्योंकि मैं बीमार था। तो मेन क्या है, मेन क्या है कि वो बीमार था, और इसका कारण क्या हुआ है, इसका रीजन ये हुआ कि वो स्कूल नहीं गया। ही इज स्ट्रांग, आई एम इक्वली स्ट्रांग, ठीक है ना। तो इसको इस तरीके से बना सकते हैं जहां पे हम दोनों की तुलना कर दें, आई एम एज स्ट्रांग एज ही, मैं उसके उतना ही ताकतवर हूँ। सिंपल, इसको कहने का तरीका अलग अलग होता है, लहजा अलग होता है, ध्यान दीजिएगा मीनिंग चेंज ना हो, लहजा अलग अलग हो जाए लेकिन जो अर्थ है वो बदले नहीं। नेक्स्ट है कंपाउंड सेंटेंस। अब कंपाउंड सेंटेंस क्या होता है आप सबको पता है, बाय यूजिंग कंजंक्शन। अब कंपाउंड सेंटेंस बनाने का तरीका, ये भी ध्यान दीजिएगा, ये भी दो सेंटेंस को मिलकर ही बनता है। इसमें जो कॉन्सेप्ट ये है कि आप कंपाउंड सेंटेंस जोड़ना हो, कंपाउंड सेंटेंस बनाना है, और बनाने का तरीका अलग अलग है। पहला बाय यूजिंग कंजंक्शन, कंजंक्शन का प्रयोग करके, बाय यूजिंग कंजंक्शन टू ज्वाइन टू सेंटेंसेस। तो जहाँ दैट लिखा था वहाँ आप कंजंक्शन लिख दे रहे हो, ठीक। बाकी सब तो लगभग सेम है। एग्जाम्पल देख लीजिए आप, ही वॉज फ्यूरियस, ही वॉज साइलेंट, वो बहुत ज़्यादा फ्यूरियस था, बहुत ज़्यादा चिंतित था, या बोल सकते बहुत ज़्यादा वो उत्साह, किसी चीज़ को लेकर वो परेशान था, उत्साहित, डरा हुआ था। स्टिल ही वॉज साइलेंट, फिर भी वो शांत था। जो स्टिल है वो क्या है, वो कंजंक्शन है, क्या है, कंजंक्शन है, हाँ। लिखा सिट डाउन गेट लॉस्ट, ठीक है ना। तो फिर लिखा है ना इनटू कंपाउंड सेंटेंस बनाना है इसको, सिट डाउन मतलब बैठो, और गेट लॉस्ट या तो यहाँ से चले जाओ, ठीक। आई एम प्योर, मैं पुअर, आई एम पुअर, मैं गरीब हूँ, आई एम एन ऑनेस्ट, मैं ईमानदार हूँ। इसको इस तरीके से कह सकते हैं एक वाक्य में। देखो दो वाक्य था ये, इसको एक वाक्य में बनाइए। आई एम पुअर, मैं पुअर हूँ, बट आई एम ऑनेस्ट, पर मैं ईमानदार हूँ, इस तरीके से। नेक्स्ट है कंपाउंड सेंटेंस बाय यूजिंग रिलेटिव प्रोनाउन, रिलेटिव प्रोनाउन का यूज करके। नाम से क्लियर है, रिलेशन बताएगा, मतलब बोलते हैं ना इसका उसका, ऐसे बोलते हैं ना, अरे उसका भाई है ये, ऐसे। ज्वाइन टू सेंटेंस विथ हु, हुज, विच, इटीसी, मतलब ऐसे वर्ड को जो जोड़ता है उसको रिलेटिव प्रोनाउन कहते हैं, और ये दो सेंटेंस को जोड़ता है। आई सॉ अ बॉय, ही वॉज ब्लाइंड, मैंने एक लड़के को देखा वो अंधा था। इसको कंपाउंड सेंटेंस में चेंज करना है। ये इसका हो जाएगा, आई सॉ अ बॉय, मैंने बॉय को देखा, हु वॉज ब्लाइंड, वो क्या था, अंधा था, ठीक। इसको इस तरीके से कह सकते हो, हु वॉज, ही की जगह क्या यूज हो गया, हु, ठीक है ना। और हु के बाद कोई नाउन नहीं है, इसलिए उसको हम प्रोनाउन कहेंगे। आपने पढ़ा होगा कि कई ऐसे डेफिनेशन होते हैं जो एडजेक्टिव और प्रोनाउन में लगभग सेम होते हैं, हल्का सा अंतर होता है। तो यही कारण है, यहाँ पे थोड़ा कंफ्यूजन था। ही, अगर ही की जगह हु लिखा हुआ है तो ये प्रोनाउन का ही उदाहरण है। देखा ना, द फ्लावर रिलीज द डोव, डोव मतलब होता है सुंदरता या खुशबू, विट फ्लू अवे, जो उड़ गया। इसको कंपाउंड में चेंज करेंगे तो कैसा बनेगा, द फ्लावर रिलीज द डोव विच फ्लू अवे, जो उड़ गया। तो जो इट है उसकी जगह क्या यूज किया हमने, क्या यूज किया, विच यूज किया। तो हम ऐसे अगर वर्ड का यूज करेंगे तो कंपाउंड सेंटेंस बनाते समय तो हमें ये कंफर्म ध्यान देना है कि किसका वर्ड कहाँ पे लगाना है और कॉमा कहाँ पे लगाना है, जरूर ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट है रिलेटिव एडवर्ब। रिलेटिव प्रोनाउन के बाद क्या है, देखिए रिलेटिव प्रोनाउन लिखा था, अब क्या है रिलेटिव एडवर्ब। रिलेटिव एडवर्ब क्या होता है, सिंपल है, वो दो, ये भी दो सेंटेंसेस जोड़ेगा, हु, विच, ये सब वर्ड से। पर यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे आपका नाउन जो होगा वो उसके बगल में होगा। फर्स्ट सेंटेंस हु, विच, हुज प्लस सेकेंड सेंटेंस। एग्जाम्पल देखिए, आई वेंट टू आगरा, मैं आगरा गया, आई सॉ द ताज देयर, मैंने वहां पर ताज देखा। इसको इस तरीके से कह सकते हैं हम, अलग तरीके से, अर्थ बदलना नहीं चाहिए, तरीका अलग अलग हो सकता है। आई वेंट टू आगरा, मैं आगरा गया, वेयर आई सॉ द ताज, जहां पर मैंने ताज को देखा। देख सकते हो आप, वेयर आई के बगल में है, यानी कि ये सब्जेक्ट के बगल में है, या बोल सकते हैं हाँ सब्जेक्ट के बगल में आप कह सकते हो, इसीलिए वेयर यहाँ पे यूज हुआ है एज अ एडवर्ब। फिर देखिए एग्जाम्पल में, एक और एग्जाम्पल है, आई गॉट अप, मैं उठ जाता हूँ,
या मैं उठ गया, माई मदर गेव मी ए टी, वो मेरी मतलब मैं जब उठता हूँ तो मेरी माँ मुझे टी देती है। क्या देती है? टी। इसको कंपाउंड सेंटेंस में कैसे बनाएंगे जरा सोचिए। आई गॉट अप, मैं उठा, वैन माई मदर गेव मी ए टी, जब मेरी माँ ने मुझे टी दिया, चाय दिया, है ना। तो यहाँ वैन क्या है, ये समय के बारे में दर्शा रहा है। तो रिलेटिव एडवर्ब हमने पढ़ा था, समय का भी यूज होता है चीजों को समझाने में, बताने में, है ना। फिर नेक्स्ट है जो यहाँ पे एक्सरसाइज है, ये एक्सरसाइज बहुत इंपॉर्टेंट है, प्लीज़ इसको जरूर करिएगा, क्योंकि ये एक्सरसाइज करोगे तो आपको ही फायदा होगा। मुझे जहाँ तक लग रहा है ये छः सात मैंने करवाया, 7 में से शायद 1-2 आ जाए, मैं इसलिए प्लीज़ इसको कर लीजिएगा, ठीक है ना। लिखा ही हैज़ 4 चिल्ड्रन, उसके पास 4 चिल्ड्रन हैं। ही हैज़ टू सपोर्ट देम, उन्हें सपोर्ट करना पड़ेगा, उसे समर्थन देना पड़ेगा। ये सिंपल सेंटेंस बनाने का तरीका है, इसको जरूर बनाइएगा। कोई दिक्कत होगा जरूर पूछिएगा, लेकिन हाँ समय का जिक्र कर दीजिएगा कि एक वीडियो के किस समय की ये बात है, किस टाइम की बात है। फिर लिखा है ही वॉज ruined बाई गैम्बलिंग, वो बर्बाद हो गया जुआ में, गैम्बलिंग मतलब जुआ में। हिज ruin वॉज कंप्लीट, उसका जो बर्बादी है वो क्या हो गया है, खत्म हो गया है। इसमें हिंदी ये लिखा है। फिर लिखा तीसरा, गीता इज ब्यूटीफुल, गीता सुंदर है। शी वांटेड टू टेक पार्ट इन अ ब्यूटी कॉन्टेस्ट, वो एक सुंदरता कॉन्टेस्ट में भाग लेना चाहती है। इसको कंपाउंड सेंटेंस बनाना है। हमको लगता है कि शायद आपको आता होगा इसको बनाना, है ना। अब आगे चलते हैं नेक्स्ट पार्ट, जरूर इस पर ध्यान दीजिएगा, प्लीज इसको जरूर नोट करके इसको सॉल्व करिए। मुझे लगता है इस पे से 2 क्वेश्चन आएंगे, देख लीजिए। हो सकता है, शायद कोई गारंटी मैं नहीं ले रहा हूँ, लेकिन हो सकता है, आ सकता है, क्योंकि यही सब जो क्वेश्चन है ये थोड़े इंपॉर्टेंट भी हैं, और ये कुछ ऐसे क्वेश्चन है जो एग्जाम में नहीं आए हैं। तो 1-2 क्वेश्चन ऐसे जरूर आते हैं जो कभी भी एग्जाम में नहीं आया है। एक्सरसाइज लिखा है ही हैज़ 4 चिल्ड्रन, उसके पास 4 बच्चे हैं। ही हैज़ टू स्टॉप देम, उन्हें रोकना चाहिए। इसको सिंपल सेंटेंस बनाना है, बनाइए अपने से। ही वॉज ruined बाई गैम्बलिंग, वो बर्बाद हो गया गैम्बलिंग में, जुआ में। हिज ruin वॉज कंप्लीट, उसका जो बर्बादी है वो खत्म हो गया है। लिखा गीता इज अ ब्यूटीफुल, गीता सुंदर है। शी वांटेड टू टेक पार्ट इन ब्यूटी कॉन्टेस्ट, वो ब्यूटी कॉन्टेस्ट, सुंदरता कॉन्टेस्ट में भाग लेना चाहती है। तो इसको आप बनाइए, कंपाउंड सेंटेंस में जरूर बनाइएगा, मुझे जरूर दिखाइएगा। द बेबी वॉज क्राइंग, बच्चा रो रहा था। द बेबी वॉन्टेड फूड, बेबी खाना चाह रहा था। 2 अलग अलग सेंटेंस है, इसको बनाना एक सेंटेंस में, जरूर बनाए। फिर लिखा है द सूप इज वेरी कोल्ड, सूप मतलब होता है वही सूप जो पीते हैं हम लोग, ठीक है ना। आई विल नॉट टेस्ट इट, मैं इसको टेस्ट नहीं करूंगा, ये ठंडा है, कोई कह रहा है इसको। तो इसको आप सोचिए कि सिंपल सेंटेंस में कैसे कहना है, आप जानो। फिर लिखा है दिस इज एन ओल्ड बिल्डिंग, ये एक पुरानी बिल्डिंग है। आई लिव्ड हियर, मैं यहाँ पे रहता था। फॉर मेनी ईयर, काफी साल से, एक बूढ़ा व्यक्ति कहता है राइटर से या पोएट से कह सकते हो। इनटू कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। फिर लिखा है आखिरी, मोहित मेट विथ एन एक्सीडेंट, मोहित एक्सीडेंट से मिलता है, मिस द एग्जामिनेशन, और वो एग्जामिनेशन को मिस कर देता है। ये बात अपनी बात कह रहा है। प्लीज जरूर इसको ट्रांसफॉर्म करिए, बदले, और बदल के मुझे बताएं कि आपका कौन कौन सा कितना हुआ है।